सोवियत यूनियन ने पहले वोट दिया था इजराइल के पक्ष में, ठीक है ना। दूसरी बात है कि अभी यूक्रेन का जो फेलियर और जो हार अमेरिका और नेटो की हुई, अभी पिछले 7 दिनों से वो न्यूज आपके अखबारों में हेडलाइन से तो गायब है, फ्रंट पेज से गायब है, और अभी फॉरेन पेज के न्यूज पे भी वो छोटी सी खबर छप रही है। पूरी की पूरी खबर छप रही है अभी इजराइल पैलेस्टाइन, और जो भी माहौल एक अलग बन चुका है, ठीक है। सो द पॉइंट इज के जो डिफीट अमेरिका नेटो की यूक्रेन में हुई, अभी वॉर थिएटर उन्होंने वेस्ट एशिया में शिफ्ट किया है, क्योंकि बाइडेन के चुनाव के पहले उनको एक विक्ट्री की जरूरत है। गाजा और पैलेस्टाइन एक बहुत ही उनके हिसाब से एक छोटा इलाका है जहां उनका एक विक्ट्री जता सकते हैं, मगर ये उनकी गलतफहमी है, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तीसरी बात कि ये पूरा ऑपरेशन का नाम जो हमास ने लॉन्च किया, और हमास अकेला नहीं है, उसमें पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन और फतह जो गाजा में है, सब लोगों ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया है। हमास सबसे बड़ी ताकत है अनडाउटेडली, मगर फतह से लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन और डीएफएलपी जो डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन है, किसी ने इस पूरे प्रहार का विरोध नहीं किया है। ना कोई भी हमास को आतंकवादी बोल रहा है, फतह भी नहीं बोल रहा है, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि जो यूनाइटेड नेशंस की इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी के लिए वॉर क्राइम्स की जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी है, वो हमास या सभी पैलेस्टाइन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आर्म्ड ग्रुप्स बोल रही है, कोई भी उसको आतंकवादी ग्रुप बोल नहीं रहा है। खाली हमारे गोदी मीडिया और इस किस्म के जो बेवकूफ टाइप लोग, हमारे हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो बोल रहे हैं, और कुछ हमारे अंदर भी लोग हैं जो इस किस्म की भाषा बोल रहे हैं, नहीं जानते हुए कि एक्चुअली क्या लोकल परिस्थिति क्या है। उसके साथ हमास को कट्टरवादी, हिजबुल्लाह को कट्टरवादी बोला जा रहा है। इसका कारण यह है कि हमारे आजादी के आंदोलन की जो हमारी समझ है, हम पूरी दुनिया पे लड़ते हैं। हम लोग क्रिश्चियन लिबरेशन थ्योलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं। जब क्रिश्चियन चर्च ने, कैथलिक पादरीज ने, प्रोटेस्टेंट पादरीज ने बंदूक उठाई अमेरिका और डिक्टेटर्स के खिलाफ, मगर अगर क्रिश्चियन लिबरेशन थियोलॉजी को हम लोगों ने ताली मारी थी, मगर उसी किस्म की लिबरेशन थियोलॉजी इस्लामिक हो सकती है, हिंदू हो सकती है, बुद्धिस्ट हो सकती है, वो हमारी कोई समझ, क्योंकि इस पर हमारी चर्चा नहीं है। अगर ये हिजबुल्लाह कट्टर होता और हमास कट्टर होता, जो हमारी समझ है, मैंने सुना वो हमारे वीएसपी बजरंगा टाइप लोग है। रियलिटी है कि हिजबुल्लाह ना हमास ने किसी भी क्रिश्चियन को लिंच नहीं किया है। इनफैक्ट पैलेस्टाइन क्रिश्चियंस उनको, हमास को सपोर्ट करते हैं। हमास और हिजबुल्लाह ने किसी चर्च को नहीं तोड़ा है, इनफैक्ट वो चर्चेस को प्रोटेक्ट करते हैं। हिजबुल्लाह जब सीरिया में गई तो अलकायदा और आईसिस के खिलाफ उससे लड़ा, जो चर्चेस तोड़े थे वो बनाए, जो घंटियां गिराई गई थी वो घंटियां लाई, मदर मेरी या जीसस के जो स्टैचूज गिराए थे उन्होंने उनको लगाए। ये है हिजबुल्लाह, ये है हमास। हिजबुल्लाह ज्यादा प्रोग्रेसिव है क्योंकि लेबनान एक खुला माहौल है, वहां वामपंथियों का एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का एक बड़ा प्रभाव रहा है और आज भी है। मैं तो बेरूट जाता रहता हूं, मैं तो देखता हूं कि मार्क्सवादी और हिजबुल्लाह वाले कैसे साथ में बैठते हैं। 2006 के जंग में मैं जब पहली बार बेरूट गया था, जंग के दौरान, क्योंकि 11 जुलाई 2006 में एक जंग शुरू हुई थी जहां लेबनान ने वापस, इजराइल ने वापस हमला किया था लेबनान पे, और वो टाइम टारगेट था कि साउथ लेबनान को कब्जा करेंगे, नदी तो ले लेंगे रिवर लिटानी, और हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे। तो हिजबुल्लाह ने वो 35 दिन की जंग लड़ी, जीते। मगर जिस दिन हम लोग इंडियन डेलीगेशन और फिलिपिनो डेलीगेशन लोग गए थे, तो हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में गए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ लेबनान, लेबनीज कम्युनिस्ट पार्टी। मुझे भी हिजबुल्लाह के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने पूछा, हम लोगों ने पूछा, सीमा मुस्तफा थी, कमल मित्र चिनॉय थे, हमारे साथ विजय चौहान थी जो सोशलिस्ट मूवमेंट के बारे में, हम लोग 6 लोग का डेलीगेशन था। आई थिंक प्रबीर पुरकाश जो न्यूज क्लिक के शायद वो भी हमारे साथ थे। तो हमने पूछा, भाई ये हिजबुल्लाह क्या है और ये हसन नसरल्लाह कौन है? तो लेबनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं कि बेसिकली हसन नसरल्लाह इज अ चे गुवारा इन अ टर्बन। वो क्या बोलते हैं? हसन नसरल्लाह इज अ चे गुवारा इन अ टर्बन। उन्होंने कही कि ये कट्टरवादी और ये धार्मिक ताकत है वगैरह वगैरह नहीं बोले। उन्होंने कहा कि ये ताकत है जो लेबनान को बचाए रखा है इजराइल से, और हिजबुल्लाह को मदद करने के लिए कोई सोवियत रूस नहीं आया था, ईरान और ये लोग ने मिलकर, और कभी भी सीरिया ने आज तक कोई करार नहीं साइन किया है। जॉर्डन ने किया है, इजिप्ट ने किया है,
वो टाइम पे, बाद में तो अभी यूएई ने कर दिया है, मोरक्को ने कर दिया है, बहरीन ने कर दिया, ये 5 मुल्क है। सऊदी जा रहा है, आ रहा है, अभी वो भी दौर खत्म हो चुका है, बाद में देखते हैं, अभी सऊदी अभी तो रुक चुका है। ओके, तो सीरिया का पे वॉर का भी यही कारण है कि उन्होंने कभी भी पैलेस्टीनियन कॉज को बिट्रे नहीं किया। जब तक उसको ऑफर थे सीरिया को 2007 तक में भी, तुम पैलेस्टीन कॉज को छोड़ो, ईरान को भी ऑफर है, ये लोगों ने कभी भी नहीं छोड़ा। ईरान जो मात्र देश खड़ा रहा, मैं उसके थियोक्रेसी के साथ सहमत नहीं हूं। जो हिजाब पे जो दमन है औरतों का, उसके खिलाफ मैंने 2 आर्टिकल लिखे टाइम्स ऑफ इंडिया में, और मेरे ईरान के जो दोस्त हमारे साथ फिलिस्तीन पे काम करते हैं, मैंने बोला इसमें तो हमारा मतभेद है, ठीक है। सो द पॉइंट इज के लिबरेशन थियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि भारत में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है धार्मिक ताकतों की, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में बिट्रेल का प्ले किया, कोलैबोरेटिव रोल किया, जहां तक हम लोग पार्टीशन तक पहुंच गए। इसलिए भारत की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हम लोग पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, इसमें हम लोग को ये हमारी कमी है। दूसरी बात यह है कि हम लोग हमास के कैरेक्टर की बहुत बात कर रहे हैं। इजरायली सरकार का कैरेक्टर क्या है? इजरायली सरकार is the most extremist Jewish fascist Nazi government in its history। इसराइल पे तो, क्योंकि जो लोग सूट पहन के अंग्रेजी बोलते हैं तो हमको लगता है ये मॉडरेट लिबरल टाइप होते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसलिए हमास के कैरेक्टर पे सब लोग बात कर रहे हैं, मगर इजरायली सरकार, इसको तो सरकार की बोलना मुश्किल है, इजरायली जो रेजिम है या जो हुंडा है, उसका कैरेक्टर क्या है? नेतन्याहू एक्सट्रीम ज्यूइश फैनेटिक है, जो बेसिकली एरियल शेरोन और जो जेबोटिंस्की जो धारा थी, और जेबोटिंस्की की क्या धारा थी? जेबोटिंस्की की धारा थी कि पैलेस्टाइन का पूरा पूरा इलाका इजरायली बनेगा और यहूदी आबादी रहेगी, और पूरी की पूरी पैलेस्टीनी आबादी को निकाला जाएगा। और यही हुआ 1948 के नकबा में, जब कैटास्ट्रोफ जो बर्बादी हुई, जब 15 लाख की आबादी जो फिलिस्तीनों की थी, उसमें से 7.5 से 8 लाख लोगों को उन्होंने निकाल दिया था। कुछ गांवों में डेर यासीन और कुछ इलाकों में मर्डर्स हुए थे, मशीन गनें चलाई गई थी, डरा दिया था, क्योंकि पैलेस्टाइन एक पेजेंट सोसाइटी थी और एक यूरोपियन एडवांस ये सोल्जर्स भी थे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, और वहां से वो आए और इन्होंने जमीन को, और अमेरिका, सोवियत यूनियन, एक्चुअली चेकोस्लोवाक से ज्यादा सोवियत 48 में हथियार आए थे, फ्रांस, ब्रिटेन, सब ये खड़े हो गए थे। दूसरी का ये जो यूएन पार्टीशन प्लान का मैटर है, उसके पहले में एक ईवीएन कॉन्फ्रेंस के बारे में आता हूं, जिसके बारे में भी कोई चर्चा करता नहीं है। 1938 में अमेरिका ने एक ईवीएन कॉन्फ्रेंस की, ईवीएन एक जगह का नाम है, और सवाल यह था कि 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया तो एक एंटी जूइश माहौल जर्मनी में बनता गया, और हम जानते हैं उसका फाइनली क्या परिणाम हुआ। और जूस को बहुत ही डर था पूरे यूरोप में उनके साथ क्या हो रहा है, और उनको एक सोल्यूशन चाहिए था। और आप हैरान हो जाओगे, हिटलर बोला उनको ले जाओ यहां से, और मैं रोकूंगा नहीं, मगर इनको यहां से निकालो। 1938 के नेतन्याहू ने खुद बोला है, ये जो मैं बात बोल रहा हूं। मैं कल एक बहुत डिटेल आर्टिकल ईवीएन कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ रहा था। 33 कंट्रीज जमा हुए, और यह था कि जो जूइश पॉपुलेशन जर्मनी का है उसको कैसे हैंडल किया जाए, और उनको कैसे अलग अलग देश लेके जाए, अपने अपने देशों में पनाह दे दे। अमेरिका ने बोला कि मैं 20,000 वीजा दूंगा, कनाडा बोला 10,000 दूंगा, ऑस्ट्रेलिया बोला मैं 5,000 दूंगा, मैं फिगर्स रैंडम दे रहा हूं। मगर वही टाइम पे अगर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कितने खाली मुल्क है आज तक आप देख रहे हो, अमेरिका कितना बड़ा विशाल देश है, और भारत का 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, और इससे कम जमीन है हमारे पास। वो टाइम पे अगर जर्मनी के जूस को वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पनाह दे देते तो ये हॉलोकॉस्ट नहीं होता। एंड ये पूरा क्रिश्चियन यूरोप का फॉल्ट है, जो लगातार 2000 साल से जो जूस का उन्होंने शोषण किया, उनके हाल जो किए, और वो जो प्रॉब्लम था उन्होंने डाल दिया पैलेस्टाइन के सिर पे। ओके, नाउ द पॉइंट कम्स दैट आई मीन नॉट गोइंग मोर, इसलिए ये बोलना कि जूस को था कि ये हमारी गॉड गिवन जगह है और हमको वहां से निकाला गया, तो वो भी पूरी मिथ है। एक बहुत बड़े जूइश इजरायली राइटर है, जो उन्होंने भी जूडाइज्म छोड़ दिया, वो क्रिश्चियन बन गए, उसका नाम है प्रोफेसर श्लोमो सैंड। उन्होंने कहा ये पूरी की पूरी झूठ है कि पूरे के पूरे पैलेस्टाइन से रोमन एम्पायर ने हमको निकाला था, वो झूठी बात है। रोमन्स ने कभी किसी को, पूरी आबादी को निकाला नहीं, वो एक देश पे कब्जा करते थे, वहां के लोग को
पे मतलब वो देश पे कब्जा कर लिया, मगर कोई किसानी करेगा, कोई काम करेगा तो टैक्सेस, इकोनॉमी रहेगी तो टैक्सेस होंगे। तो जो यहूदी तबका लड़ा रोमन्स के खिलाफ 1970 एडी से लेकर 135 एडी, आपने शायद मसाडा की लड़ाई के बारे में सुना होगा, वो तबका निकल गया, एक छोटा सा माइनॉरिटी यूरोप चला गया। यूरोप जाने के बाद उनका एक देश बना खजारिया। ये बोलना कि यहूदी के पास कभी कोई देश पिछले 2000 साल से नहीं, झूठी बात है। खजारिया करके एक बड़ा मुल्क बना, KHAZAR। आज मैं जो बातें बता रहा हूँ, आई डोंट थिंक आपको पता हो, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। दीज आर द खजार जूजे, जो नेतन्याहू फेतान्याहू जो आए सब उस इलाके के, यूक्रेन के ज्यादा करके लोग हैं। ओके, दूसरी बात है कि क्या उनके पास जगह ही नहीं थी? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लेनिन ने सोवियत यूनियन में एक बहुत बड़ी जगह दे दी जिसका नाम है बिरोबिजान, और बिरोबिजान वाज क्रिएटेड एज अ जूइश ऑटोनोमस प्रोविंस विद इन द सोवियत यूनियन। लेनिन ने कहा था कि ये जूइश लोग को हम प्रोटेक्ट करेंगे, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी प्रोटेक्ट करेगी, और बिरोबिजान में उनको, और बिरोबिजान का साइज क्या है? स्विट्जरलैंड का साइज है। तो उनके पास भूमि थी, मगर एक लाइन आई ब्रिटिश एम्पायर में, अमेरिका तो बाद में आया, जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का लाइन आया कि सेकेंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट नहीं हो रहा है, कुछ बिब्लिकल प्रोफेसीज को अमल में लाना होगा और जूस को रीसेटल करना होगा पैलेस्टाइन में। और फाइनली 1917 का जो वॉर हुआ, 1914 वर्ल्ड वॉर 1 में, तो रॉथशील्ड बैंकिंग फैमिली ने जो पैसा उनको दिया था जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए, उसके बदले में रॉथशील्ड फैमिली को ये जमीन दी गई। ये बैंकिंग का सौदा था। ओके, और बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917, ये 1948 का प्रॉब्लम नहीं है, ये 1917 से जब बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी हुआ 2 नवंबर 1917, उस दिन से ये प्रॉब्लम चालू हुआ। और बाल्फोर डिक्लेरेशन ये बोला था कि हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट विल क्रिएट ए जूइश होमलैंड इन पैलेस्टाइन, एंड द लेटर वाज रिटन टू लॉर्ड रॉथशील्ड ऑफ द, जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग फैमिली है। ये सौदा था ये पूरे मामले में। फिर 1917 से तब यहूदी की आबादी उस दौरान 5% से कमी थी, मगर सॉरी माय मोबाइल इज अ बिट मेस्ड अप। ओके, या आई एम सॉरी, आई एम, हाँ। तो फिर 1917 और 1948 के बीच में उनकी आबादी 33% आ जाएगी। और प्रभात सिंह ने सही कहा कि बाद में जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो प्रस्ताव आया, टाउन फॉर बर्नाडोट की कमेटी थी जो उसका खुद उससे बाद में विरोध किया और उसको मारा गया, असैसिनेट कर दिया यहूदी आतंकवादियों ने। और उसके बाद क्योंकि जो फिलिस्तीनी थे बोले कि आप हमारा राष्ट्र तोड़ रहे हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान बना वैसे धर्म के आधार पर पैलेस्टाइन का बंटवारा हो, यहूदी और अरब फिलिस्तीनी, और वो जूस और क्रिश्चियन थे ज्यादा, ठीक है। तो हम लोगों ने तो मान्यता नहीं दी क्योंकि हम लोगों ने देखा था उसकी बर्बादी का क्या मतलब होता है, और आज तक हम लोग सह रहे, और आज तक पूरी दुनिया फिलिस्तीन और इजराइल के मसले को लेकर जूझ रही है। फिर क्या होता है कि अराफात और 1948 के जंग में गाजा इजिप्ट ले लेता है, जॉर्डन वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम ले लेता है, फिलिस्तीन तो गायब हो गया था। ओके, अभी मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं अभी के टाइम पे आता हूं, जो मैं 30 साल से बोल रहा, बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद, उसके पहले मैं ये बात को जानता था। अभी का हमास के ने जो ऑपरेशन का नाम दिया उसका नाम है अल अक्सा फ्लड। ओके, क्यों नाम दिया है? क्योंकि लगातार प्रोवोकेशन आ रहा था कि हम अल अक्सा मस्जिद को तोड़ेंगे। डेविड क्रूक करके एक ब्रिटिश डिप्लोमेट है जो MI6 के एजेंट भी रह चुके, मैं उनका एक वक्तव्य देख रहा था। 10 दिन पहले पूरी की पूरी इजरायली कैबिनेट अल अक्सा के नीचे जाती है फाउंडेशन में, और वो बोलते हैं कि ये मस्जिद तो हम लेकर रहेंगे, यहाँ थर्ड टेम्पल ऑफ सॉलोमन बनेगा। इसके कुछ दिन पहले, हमास के हमले के पहले, 800 कट्टर यहूदी अल अक्सा मस्जिद पे जाते हैं, वहां वो उनका जो भी प्रेयर पढ़ते हैं और बोलेंगे ये मस्जिदों को हम लोग तोड़ने वाले हैं, यहाँ थर्ड टेम्पल ऑफ सॉलोमन बनने वाला है। अल अक्सा ट्रिगर पॉइंट है वर्ल्ड वॉर 3 का, और वो धार्मिक उन्माद बढ़ा के क्रिश्चियन मुस्लिम यहूदी का वॉर करवा के ये पूरी दुनिया में फैलता जाएगा, और बाद में यहाँ पे आते या हिंदू मुस्लिम का भी हो जाएगा। हम तो जानते हैं हमारे देश में क्या माहौल है, मगर धार्मिक उन्माद बढ़ाने का बड़ा कार्यक्रम, बड़ी योजना बन चुकी है। ग्लोबलिस्ट जो है, जो दुनिया को चलाते, जो कठपुतली चलाने वाले लोग हैं, वो एक बहुत बड़ी, यूक्रेन में फेल हो गए, क्या वो यहाँ कामयाब होंगे? अगर अल अक्सा मस्जिद को इन लोगों ने उड़ा दिया, उसके बाद ये विश्व युद्ध रोकना असंभव हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज नॉट एन अनप्रोवोक्ड एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ हमास। आपने गाजा को 16 साल तक एक ओपन एयर कॉन्सेंट्रेशन प्रिजन कैंप बना चुके हैं,
उसके बाद वो जेल तोड़ने का काम ये लोगों ने कर दिया है। इसलिए मैं गाजा गेटो को वॉर्सो गेटो के साथ जोड़ता हूं, जैसे 4 लाख यहूदियों को वॉर्सो गेटो में बंद कर नाजीज ने, और वो निकले थे, वो सब मारे गए, मगर वो बोले हम लोग अपने जेल में नहीं रहेंगे, हम लोग लड़कर कर लेंगे। वही फिलिस्तीन के लोग बोल रहे हैं, ठीक है। और आपकी बात सही है कि हमास के फाइटर नहीं मरे, वो तो जमीन के नीचे है, वो तो टनल में है। हिजबुल्लाह भी टनल में जाता है वॉर के टाइम पे, और ये लोग तो टनल के बिना जी नहीं सकते कि ऊपर ड्रोन, यहाँ सर्वेलेंस। और मैं नहीं मानता कि ये कोई मोसाद का फेलियर है। इजिप्ट ने भी उनको बोला था कि ये कोई बड़ा हमला का प्लानिंग चल रहा है। अगर इजिप्ट को पता था तो इजराइल और मोसाद को पता था। अभी 2 बातें, मैंने एक तो यूक्रेन की जिक्र की कि यूक्रेन में वो लोग विफल हो चुके हैं, तो एक नई वॉर थिएटर की जरूरत थी। नेतन्याहू की क्या पॉलिटिकल पोजीशन है, कितना वीक हो चुका है, आप सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के पूरे आंदोलन को लेकर, जहां पूरा का पूरा इजरायली समाज बटा है, पॉलिटिकल पार्टीज पूरी बटी है। इजरायली रिजर्विस्ट सोल्जर्स बगावत पर आ चुके हैं, यहां तक पोजीशन आ चुकी है। पॉइंट इज के हमास के सोल्जर्स, हमास के मिलिटेंट्स इजराइल के सामने अपना प्रैक्टिस कर रहे थे कि उनको हमला कैसे करना है। बोल रहे कि हमको पता नहीं था कि ये प्रैक्टिस काय के लिए हो रही है। तो ये भी है कि हमास और जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है, वो, मुझे और 2-3 मिनट लगेंगे, एक बार से पूरी कहानी हो जाए, क्योंकि आधी अधूरी बातें हो रही है। मैं 3-4 मिनट और लूंगा। 2 मिनट की जरूरत है, 2 मिनट की मुझे जरूरत है बस। तो पॉइंट इज कि ये हमला आने वाला था, इजराइल को पता था। इजराइल अभी बोल रहा है ये हमारा 9/11 है, इसलिए दुनिया हमारे साथ आ जाए, जिससे अमेरिका ने सबको जाके मारा था। अब अमेरिका की वॉरशिप्स, ऋषि सुनक की ब्रिटिश वॉरशिप भेज दी है। और पॉइंट इज के जब गाजा में लैंड ऑपरेशन अगर जब भी शुरू होगा, और करेगा नेतन्याहू, क्योंकि अभी इसके इज्जत का सवाल आ चुका है। 5 बार लैंड ऑपरेशन की कोशिश हुई है, 5 बार इजराइल हारा है, 5 बार हारा है। हिजबुल्लाह के सामने हारा है। इजराइल कोई मिलिट्री पावर बचा नहीं, उसके पास हवाई जहाज है, शिप्स है, क्रूज मिसाइल है, अमेरिका के बड़े बड़े हथियार है। नहीं तो इजराइल मिलिट्री पावर करके और सर्वेलेंस वाला मामला तो उसको खत्म हो चुका है। जब ये लैंड वॉर लॉन्च करेगा, तब हिजबुल्लाह को आना पड़ेगा सीरिया से, जो ईरान, इराक और जो बाकी के जो फाइटर्स है उनको वहां से आना पड़ेगा। और यमन ने बोल दिया है, इराक की रेजिस्टेंस ने बोल दिया है कि अगर अमेरिका ने फायर किया तो हम अमेरिका के जितने अड्डे, जितने स्ट्रेटेजिक एसेट्स है इन इलाकों में, सब पे हम लोग हमला करने वाले। तो पॉइंट इज, हम लोग विश्व युद्ध के करार पे है। और उसके साथ ये मामला आएगा, जब ये विश्व युद्ध फैलेगा और अगर मोदी सत्ता में है, तो फिर क्या होगा भारत का, और हम लोग किस साइड पे जाएंगे। और अगर मोदी को हमको वो विश्व युद्ध में लेके जाना है, तो 2 बड़े या एक कोई बड़ा आतंकवादी हमला करवाना जरूरी होगा। बोलो कि हमास ने किया, हिजबुल्लाह ने किया है, उसके बाद भारत की जनता विल लूज देयर माइंड्स और वो हो जाएगा। जहां तक बियडिंग्स की बात है कि हमास ने गले काटे बच्चों के, पूरी झूठी बात है। पहले खबर आई थी कि हमास ने 40 बच्चों के गले काटे हैं। जब इजराइल को पूछा गया इसका सबूत, तो बोला हमारे पास सबूत है, हमको किसी ने बताया। ये प्लेबुक है, ये प्लेबुक है CIA मोसाद का। आप याद करो, जब सद्दाम को उनको बदनाम करना था, तो पहले बोले कि कुवैत के जो अस्पताल है कुवैत में, और वो वहां के कुवैत के रॉयल फैमिली की एक बच्ची थी जिसे स्टिपेंड दिलवाया था, कि इंक्यूबेटर में बच्चों को मारा है। बाद में पता चला वो झूठी बात है। सीरिया में जब हमला करना था, अमेरिका को आना था डायरेक्टली, तब उन्होंने बोला असद ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, बच्चों को भी किया है, वो भी बात झूठी हुई। और अभी यहाँ बता रहे, आपको दर्जनों वीडियो मिल जाएंगे जहां हमास के लोग इजरायली सिविलियंस के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं। वो खुद बोल रहे, इजरायली लोग खुद बोल रहे, यहूदी खुद बोल रहा है, हमारे बच्चों को किसी हाथ नहीं लगाया, हमको किसी हाथ नहीं लगाया, वो रियलिटी है। तो ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा में फैक्ट चेकिंग के साथ कीजिए। और मैं ये भी बोल दूं, इजराइल ने, हमास ने जो सिविलियंस को मारे, और सिविलियंस मरते वॉर के दौरान, मगर इजराइल के पास चॉइस है कि वो टारगेटेड किलिंग्स ना करे सिविलियंस का, जो करता है, मगर सिविलियन जो भी मारेगा हम लोग उसके निंदा करेंगे। अगर हमास आतंकवादी है सिविलियंस को मारने के लिए, तो इजराइल भी आतंकवादी है सिविलियंस को मारने के लिए। वैसे इजराइल एक टेरर स्टेट है, उसके सोल्जर्स खुद बोलते हैं कि इजराइल एक टेरर स्टेट बन चुका है। जैसे अमेरिका का एक आतंक है, वैसे इजराइल का भी आतंक है। आखिर में इतना कहूंगा कि ये चर्चा बहुत ही अच्छी रही, ये चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सवाल और राष्ट्रीय सवाल में ज्यादा अंतर नहीं रहा है। मोदी ने इस पूरा युद्ध का इस्तेमाल कर लिया है, उसका पोलराइजेशन का, पॉलिटिक्स का। यहाँ के राजनीतिक दलों ने उसके बावजूद अच्छे बयान दिए हैं। मोदी ने पहले बोला कि हमास का आतंकवादी, मतलब हमास का नाम नहीं लिया, आतंक, क्योंकि आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोजीशन हमास आतंकवादी संगठन बोलते वो है ही नहीं। ये भी आपको बता दो, हमास एक आतंकवादी संगठन इंडियन सरकार बोलती है तो मुझे बता दीजिए, वो नहीं बोल रहा है।
तो मोदी ने कहा कि वी स्टैंड विद इजराइल इन दिस टाइम, जैसे ये कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह ने बोल दिया, ठीक है। 5 दिन के बाद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या होता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह, वो पहले दिन की बोलने की जरूरत थी, क्योंकि चाइना और रशिया ने वही बोला था, ठीक है। आई एम एंडिंग इट नाउ, थैंक यू।